हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें कुल 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो जिसमें कि मैं 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। आज 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो यह एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा, तो इसलिए आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इन 5 सेट को ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 5वें मॉडल प्रैक्टिस सेट का। इसमें 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए 5वें मॉडल प्रैक्टिस सेट से आज बताएंगे। इसमें 5 ही है और आज का अंतिम प्रैक्टिस सेट यही होगा। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश में पैदा हुई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश में पैदा हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी। मलाशय का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मलाशय का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बुखार का अचानक गिरना क्या कहलाता है? तो फॉल्स क्राइसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एचएस। एचएस का मतलब क्या होता है? तो एचएस का मतलब होता है सोते समय। ये डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं एचएस, तो इसको मतलब समझिए सोते समय वह मेडिसिन लेना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्निया। हर्निया का सही इलाज क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्निया का सही इलाज ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, टेटवी किस रोग से हमें बचाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टेटवी हमें टेटनस रोग से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सुलभ स्रोत क्या है? विटामिन डी का सुलभ स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूप। अगला है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ओआरएस का घोल दिया जाता है। ओआरएस का घोल कब दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरिया में ओआरएस का घोल दिया जाता है। यहाँ पे ओआरएस होगा, ओपीएस गलती से लिखा गया है। यहाँ आप लोग ओआरएस बोल सकते हैं। ओआरएस का घोल कब दिया जाता है? डायरिया में ओआरएस का घोल दिया जाता है। किस टीकाकरण का त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी के टीकाकरण पर त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर की रचनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? शरीर की रचनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिश्यू का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? टिश्यू का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, शरीर का कौन सा अंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है? शरीर का कौन सा अंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, श्वेत ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर के ताप का नियमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत ग्रंथि का प्रमुख कार्य है शरीर के ताप का नियमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन लूनासी एक्ट कब लागू हुआ? इंडियन लूनासी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1912 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हिस्टीरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ। हिस्टीरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिस्टीरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यादाश्त के खोने को क्या कहते हैं? यादाश्त के खोने को क्या कहते हैं? तो एमनेसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतिभ्रम किस प्रकार का विकार है? मतिभ्रम किस प्रकार का विकार है? तो थाउट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक खुशी की भावना को क्या कहा जाता है? अत्यधिक खुशी की भावना को क्या कहा जाता है? तो यूफोरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अत्यधिक खुशी की भावना को यूफोरिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बात को दोहराना कहलाता है। बात को दोहराना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इकोलेलिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे भोर कमेटी का गठन कब हुआ था? भोर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में भोर कमेटी का गठन हुआ था। अगला है क्वारंटाइन संबंधित है। क्वारंटाइन संबंधित है किससे? सर्वाधिक उष्मायन अवधि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वारंटाइन संबंधित है सर्वाधिक उष्मायन अवधि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे किसी समुदाय में प्रतिवर्ष 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है? तो क्रूड डेथ रेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे आशा योजना किसके साथ जुड़ा हुआ है? आशा योजना किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा योजना जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे किसी बीमारी में पाया गया पहला मरीज क्या कहलाता है? किसी बीमारी में पाया गया पहला मरीज क्या कहलाता है? इंडेक्स केस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल मान्यता प्राप्त संस्था कौन सा हो जाएगा? तो NABH। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 2014 के लिए WHO की थीम क्या थी? सन 2014 के लिए WHO की थीम क्या थी? तो वेक्टर जनित बीमारियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी NM छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुंच सके। तो अगला देखेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज़। लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कौन सी क्लिनिक है? लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कौन सा क्लिनिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NCD क्लिनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे दहन द्वारा प्राप्त होने वाला वायु प्रदूषण है। दहन द्वारा प्राप्त होने वाला वायु प्रदूषण है अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में डेली की फुल फॉर्म क्या है? DALY डेली की फुल फॉर्म क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में? तो डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे किस उम्र तक गैर कानूनी एवं गलत व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र तक गैर कानूनी एवं गलत व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाली दुर्घटनाएं हैं। किशोरावस्था में होने वाली दुर्घटनाएं कौन सा हो जाएगा? तो डूबना, अस्थिभंग, सड़क दुर्घटना या सभी किशोरावस्था में होने वाली दुर्घटनाएं हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई? भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई? तो उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2013 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा किस नंबर पर उपलब्ध है? चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा किस हेल्प नंबर पर उपलब्ध है? किस नंबर पर? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1098। आगे का प्रश्न देखेंगे गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार किस उम्र के बच्चों के कल्याण हेतु यह एक्ट लागू किया गया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार गोद लेने वाले की आयु वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 वर्ष। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार गोद लेने वाले की आयु 90 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वृद्धि एवं विकास के चरणों में शिशुकाल होता है। वृद्धि एवं विकास के चरणों में शिशुकाल होता है जन्म से 12 माह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आघात वाले शिशु में नर्स किसका आकलन करती है। आघात वाले शिशु में नर्स किसका आकलन करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिन आउटपुट का आकलन करती है। आघात वाले शिशु में नर्स यूरिन आउटपुट का आकलन करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1000 जीवित जन्म पर गर्भस्थ शिशुओं एवं शीघ्र नवजातों की कुल मृत्यु क्या कहलाती है। तो पेरिनेटल मोर्टेलिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत कार्य करता है। जननी सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो एनआरएचएम के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन विच ईयर CSSM प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ। आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, नर्स बाथरूम के फर्श पर एक मरीज को अचेत अवस्था में पाती है। नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एसेस द कैरोटिड आर्टरी फॉर ए पल्स। नर्स बाथरूम के फर्श पर एक मरीज को अचेत अवस्था में पाती है तो नर्स का सबसे पहला एक्शन है एसेस द कैरोटिड आर्टरी ऑफ ए पल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट किया है। तो उत्तर हो जाएगा 1987। 1987 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरडीटी किट इज यूज्ड फॉर विच डिजीज। आरडीटी किट जो है कौन से डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। तो मलेरिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूज ऑफ अनमोल ऐप इज डन बाय हुम। अनमोल ऐप इज डन बाय हुम। तो एएनएम के द्वारा अनमोल ऐप का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हमारे शरीर को प्रतिदिन कितना पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को प्रतिदिन कितना पानी की आवश्यकता होती है। तो 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। तो शुभ लक्ष्मी योजना जो है यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। बाकी क्षय नियंत्रण, एड्स नियंत्रण, RCH कार्यक्रम यह सभी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सिर्फ शुभ लक्ष्मी योजना को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुभ लक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है। कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है। तो आशा सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ अवस्थित है। भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ अवस्थित है। तो वेलोर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1899 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है लेबर के दौरान पेरिनियम पर नियोजित तरीके से चीरा इंसिजन लगाना क्या कहलाता है? तो एपिजियोटॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक प्रसूति की नींव किसके द्वारा रखी गई है? आधुनिक प्रसूति की नींव किसके द्वारा रखी गई है? तो एम्ब्रोज पारे के द्वारा रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बार के ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? तो रजो दर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बार के ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी होती है तो उसे क्या कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी होती है तो उसे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमटीपी कराने की अनुमति कितने सप्ताह तक होती है? एमटीपी कराने की अनुमति कितने सप्ताह तक होती है? तो 20 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटीरियर फोंटेनेली जन्म के कितने माह बंद हो जाती है? एंटीरियर फोंटेनेली जन्म के कितने माह में बंद हो जाती है? तो 18 माह में बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसव पूर्व रक्तस्राव होना क्या कहलाता है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव होना क्या कहलाता है? तो एपीएच कहलाता है, एंटीपार्टम हेमरेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करते हैं। एक मॉडल प्रैक्टिस सेट में 60 प्रश्न दिए गए हैं। तो यह हमारा अंतिम मॉडल प्रैक्टिस सेट था। इसमें कुल 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो आज हमारा अंतिम है 5वां। तो यह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप आगे का वह चारों मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।